हेलो एवरीवन, वेलकम टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपका फ़िज़िक्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीरीज़ के जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको पहले अच्छे से करके आइए, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए। एंड गाइस बिलीव मी, जो भी एग्ज़ाम्स वीडियो के थंबनेल के ऊपर मेंशन्ड हैं उन सभी को प्रॉपरली अच्छे से विद प्रैक्टिस मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशन का वेट न करें। तो चलिए भाई लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाए थे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें एक सिस्टम के अंदर गिवन होगी, उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और इसके अंदर हम ये चीज़ भी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट कांस्टेंट होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ये पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ मैं अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले उसे देख करके आइए अच्छे से। तो भाई क्वेश्चंस में होगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी सिस्टम के अंदर मैग्नीट्यूड गिवन होगा। मान लिया हमने वो मैग्नीट्यूड है N2 और इस सिस्टम के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है U2। अभी हमें करना क्या होगा कि इस सिस्टम से उस फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, यानी किसी दूसरे सिस्टम के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी होगी, दैट इज़ N1 की वैल्यू निकालनी होगी, जिस सिस्टम के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है U1। तो भाई हम इसको करेंगे कैसे, हमें पता है N इंटू यू होता है कांस्टेंट, तो इसलिए हम N1 U1 को लिख देंगे N2 U2। यहाँ से हमें निकालना क्या है, N1, यानी जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, N1 को इधर रखेंगे, U1 को नीचे ले आएंगे इसके, तो ये हो जाएगा U1/U2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास N1 इक्वल टू N2 इंटू जो ये U1/U2 है, सॉरी U2/U1 है, इसको हम क्या लिख देंगे, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसकी डायमेंशंस लिख देंगे इसकी जगह पे, U2/U1 की जगह पे। सपोज दैट मान लीजिए इस फिजिकल क्वांटिटी की मास की डायमेंशन है A, तो ऊपर लिखेंगे हम M2, दैट इज यूनिट ऑफ मास अकॉर्डिंग टू सिस्टम 2। नीचे लिखेंगे यूनिट ऑफ मास अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि जो उस फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ की डायमेंशन है B, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, लेंथ की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम 2 अपॉन लेंथ की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, N2 इक्वल टू N1 इंटू, और सामने ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो मुझे पता है आपको अभी तक कुछ अच्छे से समझ नहीं आया होगा, जब एग्जाम्पल करेंगे अभी जस्ट इसके बाद, तब देखना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो आइए दिखाते हैं उसका एक एग्जांपल, जो अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया उसको यूज कैसे करना है, या फिर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं जो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इसके क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। तो देखिए, कन्वर्ट करना है हमें 1 न्यूटन को डाइन के अंदर। तो देखिए हमें करना क्या है, जिसको कन्वर्ट करना है ना पहले उसको SI में बना लो। ये ऑलरेडी SI में है इस क्वेश्चन के अंदर, तो लेकिन अगर SI में नहीं होगा तो हम इसे SI में बना लेंगे। तो हम N1 U1 को मान लेते हैं 1 और न्यूटन।
N1 की वैल्यू आ गई 1 और U1 की वैल्यू आ गई न्यूटन। अभी जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको मान लेते हैं N2 और उसके अंदर यूनिट हमें दी हुई है डाइन। और हमें पता है N इंटू यू होता है कांस्टेंट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और भाई हमें वैल्यू निकालनी है N2 की, तो यहाँ से N2 को फ्री कर लेंगे। N2 आ गया हमारे पास U1 सॉरी N1 U1 बाय U2। तो भाई N2 हमें निकालना है, N1 की वैल्यू 1 है और भाई U1 बाई U2 की जगह लिख देंगे जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटी हमें यूनिट को देख के पता लग रही है, न्यूटन जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स की, तो उसकी डायमेंशंस है हमारे पास M1 L1 T-2। और इसके अंदर जो मेंशन करना है हमें वो क्या करना है, ऊपर करनी है जो सिस्टम 1 है उसके अकॉर्डिंग मास की यूनिट। सिस्टम 1 हमारा न्यूटन वाला है, न्यूटन के अंदर जो न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर मास की जो यूनिट है वो केजी, तो ये लिख दिया हमने 1 केजी। और नीचे हमें लिखनी है यूनिट ऑफ मास अकॉर्डिंग टू सिस्टम 2 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिस्टम 2 डाइन को देख के पता लग रहा है CGS, तो मास की आ गई उसके अंदर हमारे पास ग्राम, तो 1 ग्राम यूनिट हमने लिख दी यहाँ पर मास की। तो अभी आगे चलते हैं, उसके बाद लेंथ की ऊपर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सिस्टम 1। तो लेंथ की SI के अंदर है हमारे पास क्या, मीटर, तो 1 मीटर। और नीचे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू N2 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि CGS है हमारा N2। और लास्ट है हमारे पास टाइम की, तो टाइम की तो दोनों के अंदर सेकंड है, सेकंड सेकंड। तो देखिए ये इससे कट जाएगा और इनको भी नेक्स्ट स्टेप में हम काट दें, तो भी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा N2 आ जाएगा 1 इंटू ऊपर हमने जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी जगह आ गया हमारे पास 1000। नीचे ग्राम को एज इट इज़ रखा, ये ग्राम से ग्राम कट गया, टोटल की जो डायमेंशन थी पावर थी वो 1 थी। उसके बाद है लेंथ वाली, लेंथ वाली हमारी मीटर है, तो मीटर को कर देंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो गया सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसकी पावर भी कितनी थी 1 जो डायमेंशन थी। लास्ट रह गया टाइम, वो हमारा 1 ही बच गया था, 1/1, इसकी रहेगी -2। तो देखिए यहाँ से N2 की वैल्यू देखिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3, इसकी होल की पावर 1 थी तो 10⁻3 ही आ गया बाहर, और 10⁻2 इसकी भी होल की पावर 1 थी तो इसलिए 2 ही आ गया बाहर, और उसके बाद 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो ओवरऑल N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10⁻5। और इसके सामने यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो दूसरा सिस्टम था उसके अंदर हमारा जो मैग्नीट्यूड आना था वो आया है और यही हमें निकालना था। तो हमारा मेन जो इक्वेशन हमारी बनी थी इक्वेट करके इस चीज़ को यूज़ करके कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 को यूज़ करके हमारी इक्वेशन बनी थी 1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन। N2 की वैल्यू हम एप्लीकेशन से निकाल ही चुके हैं, तो N2 की वैल्यू आई है 10⁻5 डाइन। तो ये हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। हमें फोर्स फिजिकल क्वांटिटी गिवन थी जिसका मैग्नीट्यूड SI यूनिट के अंदर 1 न्यूटन गिवन था, उसको हमें कन्वर्ट करना था
एक एस डाइन के अंदर, तो डाइन सीजीएस सिस्टम है, तो डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जस्ट क्या निकालना था, उसका मैग्नीट्यूड निकालना था सीजीएस सिस्टम ने, वो सीजीएस सिस्टम में, जो कि हमने एप्लीकेशन को यूज़ करके कर लिया। तो देखिए भाई, इसी एप्लीकेशन का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम इन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट्स। तो हमें 60 जूल पर मिनट को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बेस यूनिट्स जो हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उस सिस्टम के अंदर ऐसी हैं। मास की है 100 ग्राम, लेंथ की है 100 सेंटीमीटर और टाइम की है 1 मिनट, बेस यूनिट्स। तो देखो इस सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही है जो मैंने बताया था, जिस सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है उसको पहले एसआई बना लो। तो देखो 60 जूल तो एसआई है, लेकिन जो पर मिनट है, मिनट एसआई नहीं है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 जूल पर मिनट है हमारे पास, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक बारी प्रॉपर एसआई में। तो ये जूल और नीचे सेकंड हो जाएगा मिनट का, जस्ट ऊपर अगर हम क्या कर देंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ है, सॉरी भाई, ये मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मिनट को, तो इसलिए ये 60 ऊपर नहीं नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 1/60। देखो मिनट का सेकंड हो गया, हमने नीचे जो ये 1 मिनट था ना, नीचे इसको 60 सेकंड लिख दिया, तो ये 60 से 60 कैंसिल। तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, 1 जूल पर सेकंड को। तो भाई आइए अब उस फॉर्मूला को करते हैं डायरेक्टली यूज। मान लिया जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में मैग्नीट्यूड है n2, और जिसको कन्वर्ट करना है उसके अंदर मैग्नीट्यूड हमारा 1 आ गया है जूल पर सेकंड, और ये सिस्टम हमारा एसआई है, जूल पर सेकंड से पता लग रहा है, और हमने कन्वर्ट ही किया है इवन इसको। और भाई इसके 1 के सामने क्या है, u1/u2 है, जिसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस। तो फिजिकल क्वांटिटी जूल पर सेकंड को देख के हमें क्या पता लग रहा है, पावर है वो फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बारी पावर की डायमेंशंस देख लेते हैं। पावर होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन की है वो होती है हमारे पास डायमेंशंस m1 l2 t-2, और नीचे है हमारे पास t1। तो ये भी ऊपर चला जाएगा, t1 है जो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा m1 l2 t-3। तो डायमेंशंस हमारे पास है 1, 2 और -3। तो देखिए एक बार इनको लिख लीजिए, 1, 2 और -3। तो अब लिख लेते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट्स। तो पहले हम सिस्टम जो हमारा एसआई है उसकी लिख लेते हैं यूनिट्स। तो मास की आ गई हमारे पास 1 kg, लेंथ की आ गई 1 मीटर, और टाइम की आ गई 1 सेकेंड। और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है आइए उसके अकॉर्डिंग देख के आते हैं यूनिट्स। तो देखिए भाई इसके अकॉर्डिंग मास की यूनिट है 100 ग्राम, लेंथ की 100 सेंटीमीटर और टाइम की 1 मिनट। तो इनको यहाँ लिख लेते हैं, मास की है 100 ग्राम और लेंथ की है 100 सेंटीमीटर, टाइम की है 1 मिनट। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको सेम करके काट देंगे, 1 × kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो आ जाएगा 1000, नीचे है 100 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, टोटल की पावर 1 है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर,
और नीचे ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 100 से 100 कट जाएगा। और यहाँ चाहें तो ये फर्स्ट स्टेप में भी 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। तो ये थी इसकी पावर 2। नेक्स्ट में है 1 सेकेंड, नीचे है मिनट। तो सेम करने के लिए नीचे हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, टोटल की पावर -3। तो यहाँ हमारे पास जो n2 की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये तो 1 है और ये अंदर है 10 और ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे 100 से 100 कट के 1 बच गया था, उसकी पावर 2 1। और लास्ट में 60 की नीचे पावर रहेगी -3, ऊपर 1 तो बन ही जाएगा, उसकी चाहे कुछ भी पावर हो वो 1 ही हो जाता है। तो ये 60 ऊपर आगे हो जाएगा पॉजिटिव पावर, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 216 इंटू 10 ऑफ पावर, देखो ये 3 यहाँ पे हैं और 1 ये रही, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ पावर 4। तो ये हमें निकालना था, सिस्टम 2 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वही निकालना था, तो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। फिज़िक्स के अंदर आंसर देते हैं 1 डेसिमल छोड़ के, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल छोड़ के। तो 1 डिजिट के बाद अगर डेसिमल लगाना है तो ये फाइनली आंसर बन जाएगा हमारा 2.16 इंटू 10 ऑफ पावर 6। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्लियर हो गया होगा। तो करना क्या है, जस्ट हमें जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है उसको पहले एसआई बना लो, जिसको कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू गिवन है उसको एसआई बना लो और उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पर n1 की जगह पे। फिर यूनिट को देख के फिजिकल क्वांटिटी पहचान लो, फिजिकल क्वांटिटी पहचानने के बाद उस फिजिकल क्वांटिटी की मास की डायमेंशन a यहाँ पर मेंशन कर दो, लेंथ की डायमेंशन b यहाँ पर मेंशन कर दो, टाइम की डायमेंशन c यहाँ पर मेंशन कर दो। और उसके बाद m1 SI यानी kg पुट कर दो, L1 SI यानी मीटर और T1 SI यानी सेकंड। और उसके बाद जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग मास की यूनिट m2 और लेंथ की यूनिट L2 और टाइम की यूनिट T2 मेंशन कर दो और इसको सोल्व करके n2 की वैल्यू निकाल लो। तो भाई अब अगली हमारी एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो भाई एक जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट तब बोली जाती है जब दोनों साइड यानी उस इक्वेशन की दोनों साइड अक्कर होने वाली जो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस अगर सेम हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई पहले समझिए एक इक्वेशन के अंदर टर्म क्या होता है। तो भाई एक इक्वेशन के अंदर जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रखी हैं वो होती हैं टर्म्स। एक एग्जांपल देखिए, a इंटू बी प्लस सी ई इक्वल है हमारे पास f प्लस डी एच। तो भाई कैसे आइडेंटिफाई करें कि टर्म क्या है। तो देखो जो प्लस या माइनस से सेपरेट की जाए वो होती हैं टर्म्स। ये प्लस से सेपरेट यहाँ पे a इंटू बी को कर रखा है सी ई से, सी इंटू ई से, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है इसके अंदर। और जो मल्टीप्लाई हो आपस में वो टोटल ही एक टर्म क्या माना जाता है, एक टर्म माना जाता है उस इक्वेशन के अंदर उसको टोटल को। तो जो लेफ़्ट साइड है a इंटू बी टोटल एक टर्म है और c इंटू ई टोटल एक टर्म है। राइट साइड f एक टर्म है और d इंटू एच एक टर्म है टोटल। तो ये जो टोटल इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट जब होगी जब a इंटू बी की डायमेंशन इक्वल होंगी c इंटू ई की डायमेंशन के और डायमेंशन f की इक्वल होगी d इंटू एच की और इन चारों टर्म्स की डायमेंशंस आपस में भी इक्वल होंगी। ओवरऑल बात यही है, दोनों साइड पे जितनी भी टर्म्स होना एक इक्वेशन के अंदर तो उनकी डायमेंशंस अगर सभी टर्म्स की सेम है जब ही वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। टर्म्स समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको।
तो एक इक्वेशन होती है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट साइड एक ही टर्म है दैट इज़ S, राइट साइड दो टर्म हैं u इंटू टी एक टर्म होगी और हाफ ए टी स्क्वायर एक टर्म होगी। अगर इस पूरी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो S की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए यू टी की डायमेंशन के और उसकी इक्वल होनी चाहिए हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन के। तो आइए भाई इस एप्लीकेशन का भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशन v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। तो हमें चेक करना है ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो भाई इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। तो भाई इसकी जो डायमेंशनल करेक्ट मतलब कंसिस्टेंसी है उसको चेक करने के लिए जस्ट हमें ये चेक करना है दोनों साइड जो टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है टर्म है v उसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी की डायमेंशन सभी को पता है l t माइनस 1। तो भाई अभी निकाल लेंगे राइट हैंड टाइम जो राइट हैंड साइड है टर्म उसकी डायमेंशंस। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास √2 और जी एम अपॉन आर की पावर 1/2। तो √2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये एक नंबर है कांस्टेंट। तो जी की डायमेंशन क्या होती हैं हमें निकालनी पड़ेंगी भाई, डायरेक्ट याद नहीं किए होते हम जी की डायमेंशंस को। तो भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से g की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, ऊपर फोर्स है तो m1 l1 t माइनस 2 और नीचे ये दो मास मल्टीप्लाई हो गए मास स्क्वायर यानी m2 नीचे आ गया और ये r स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में तो l1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा टोटल l। इस डायमेंशन को उठा के पुट कर देंगे हमारी मेन इक्वेशन में। तो g की डायमेंशन हमारे पास आ गई m-1 l3 t माइनस 2 और आगे है इसके साथ मल्टीप्लाई मास की है m1 और नीचे है हमारे पास क्या रेडियस, वो है एक टाइप की लेंथ तो उसकी डायमेंशन l1। देखिए वीडियो बीच में पॉज हो गया था तो एक बार दोबारा से देखिए, हमने वहाँ से g की डायमेंशन इसके अंदर पुट कर दिया है और ये इसके सामने m है इसकी डायमेंशन m1 लिख दी, नीचे r है उसकी डायमेंशन l1 लिख दी। तो इसके बाद हम सोल्व कर रहे हैं तो एक l से कट जाएगा, ऊपर से एक l तो ऊपर बच गया l की 2। तो अभी आगे लिखते हैं तो आगे m की -1 और 1 0 हो जाएगा तो m हो गया 0, l कितना बच गया हमारे पास, l आ गया 2 और t आ गया -2 और टोटल की पावर है 1/2। 1/2 अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा l1 t माइनस 1। तो देखिए जो यहाँ पर वेलोसिटी की थी वही तो आ गई, इस साइड की भी, इस साइड की भी यही सेम आ गई l1 t माइनस 1। तो इसलिए ये इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सीखी दूसरी एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज़ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ ए इक्वेशन, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए इक्वेशन।